इनेलो पार्टी की बात करें, उस पर जब मुसीबत आई तो आपने मुसीबत में परिवार का साथ छोड़ दिया, पार्टी का साथ छोड़ दिया। जिस पार्टी को, कांग्रेस को आपने सारी उम्र कोसा, जिसके खिलाफ आप रहे, उसके साथ अब आप चले गए, तो ये विचारधारा आपको पसंद आ गई या हुड्डा साहब पसंद आ गए? तो उन्होंने कहा कि अभय चौटाला 26% वोट परसेंटेज वाली पार्टी को 2.6% पे ले आई है। अभय चौटाला की मैं जो उनके अंदर मैं है, ये बात दुष्यंत चौटाला ने कहा था। बात को कहने से पहले अगर दुष्यंत अपने गिरहपान में झांक के देख लेता तो मेरे ख्याल वो भी उतने दोषी है जितना उसको मानता है। पुराने साथी जो इनेलो के रहे आपके, संपत सिंह है, रामपाल माजरा है, वो आ रहे हैं। अब लोगों के दिमाग में चर्चाएं चलती हैं कि क्या अशोक अरोड़ा भी फिर से इनेलो में जा सकते हैं। अब जो इनेलो की स्थिति है चौटाला साहब के जाने के बाद, आप इनेलो को किस तरीके से देखते हैं? और लोगों को ये पता भी है कि किस प्रकार पिछले चुनाव में बीजेपी से साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा जी अंदर खाते, तो लोग इस बात से उनसे भी खपा है। ठीक है। दुष्यंत से भी लोग इसीलिए खिलाफ आते कि लोग बीजेपी को बदलना चाहते थे, उन्होंने बीजेपी सरकार बना दी। जब नेता प्रतिपक्ष हुड्डा को ही बनाना था तो 1 साल इंतजार क्यों किया, पहले ही बना देते। ये पार्टियां का काम होता है। हरियाणा कांग्रेस में जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है, पहले अशोक तंवर थे, कुमारी शैलजा बनी, तो हुड्डा साहब से उनकी अनबन हो जाती है। साथ में सामंजस्य बैठकर काम नहीं होता है, संगठन आगे नहीं बढ़ता है, संगठन तो बना ही नहीं है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, कैसे कांग्रेस इससे पार पा रही? प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र आए, क्या देकर गए? कुरुक्षेत्र वालों को तो सवाई धक्के है, कुछ भी नहीं मिला साथियों। मैं तो सिटिंग एमएलए था, सरकारी प्रोग्राम होने के बावजूद भी सिटिंग एमएलए को ना मनाना, ये संविधान को मानते नहीं से। सुभाष सुधा, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर। देखो, ये राजनीतिक द्वेष हो सकता है। ठीक है। हम अलग अलग पार्टी से हैं, अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े हैं, आमने सामने चुनाव लड़े हैं जी, तो व्यक्तिगत मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है। हस्तक्षेप रहता है सुभाष सुधा का? खाली सुभाष सुधा का नहीं, हर जगह 90 के 90 हल्कों में जहाँ जहाँ 42 एमएलए विपक्ष के हैं, वहाँ उन्होंने अपने एमएलए लगाकर एक संविधान की उल्लंघना की है। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ केडीबी बना, आपको लगता है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने अपना काम किया है, वो ऑब्जेक्टिव जो है हासिल कर पाया है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि लगातार फिरौतियां मांगी जा रही हैं। विधानसभा के अंदर हमने ये सवाल उठाया था तो मुख्यमंत्री जी आंकड़े देके कहते थे कि बहुत बेहतर है। आज उन्हीं का डीजीपी अपने थाने के एसएचओ को, एसपी को आदेश देता है कि गैंगस्टरों को पकड़ो। यानी कि गैंगस्टर हरियाणा प्रदेश में लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक आपके नेता प्रतिपक्ष बनने की भी चर्चाएं चली थी, जब अभी 1 साल तक भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे। क्या दिक्कत क्या रह गई? नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी के खास शो द मॉर्निंग वॉक इंटरव्यू में आप सबका स्वागत है। और आज के हमारे मॉर्निंग वॉक इंटरव्यू में खास मेहमान हैं थानेसर से विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी। धन्यवाद आपको। गुड मॉर्निंग जी। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि डेली का रूटीन है आपका, क्योंकि ब्रह्मसरोवर भी आपके पास है कुरुक्षेत्र में, किस तरीके का रहता है सैर, और सुबह की आपकी सुबह कैसी होती है? सुबह लगभग पिछले 45 साल से जी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ब्रह्मसरोवर में, जहाँ ब्रह्मसरोवर की परिक्रमा करते हैं, 1 घंटा सैर करते हैं, आधा घंटा योग करके अपने दिनचर्या शुरू करते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है, वहाँ बहुत लोग आते हैं, सभी से राम राम होती है और वहाँ से अपने घर में जाके अपनी दिनचर्या शुरू होती है। जी। सर, लेटेस्ट क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आए, तो प्रधानमंत्री जब आए, क्योंकि 17 अक्टूबर को भी उनको आना था, 1 साल पूरा हो गया था, प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र आए, क्या देकर गए? कुरुक्षेत्र वालों को तो सवाई धक्के है, कुछ भी नहीं मिला। कुरुक्षेत्र को 2 दिन के लिए पूरे जाम कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री 6 बार पहले भी आए। प्रधानमंत्री एक पवित्र जगह पे आए थे जी, जो बहुत ही उन्होंने, ये तो मैं कहूँगा कि हरियाणा सरकार का, इस देश के लोगों का सौभाग्य है जी कि हमें
गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस 350 साल मनाने का अवसर मिला जी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आए, परंतु क्षेत्र के लोगों को एक बहुत उम्मीद थी कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी ट्रैफिक की समस्या रहती है और जिसको बार बार मुख्यमंत्री भी कहते हैं रिंग रोड मंजूर हो गया, DPR हो गया, परंतु ये बातें सुनते सुनते 11 साल कुरुक्षेत्र के लोगों को निकल गए कि शायद प्रधानमंत्री जी ये कह के आएंगे हम जल्दी बना लेंगे, परंतु वहाँ पर इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई, जिससे कुरुक्षेत्र के लोगों को निराशा हुई। बाकी प्रधानमंत्री आते हैं, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दिया है, इस तरीके का दावा जो किया जाता है, हालांकि है भी क्योंकि गीता स्थली है। तो आपको लगता है कि जो कुरुक्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से हुआ है? देखिए, गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र की पहचान है जी, और इसको अंतर्राष्ट्रीय सरकार ने किया। उससे पहले राष्ट्रीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की हमारी सरकार होती है, ये बात नहीं है कि गीता जयंती इन्होंने ही मनानी शुरू की जी। गीता जयंती पहले भी वहाँ पर सामाजिक धार्मिक संस्थाएं मिलकर मनाया करती थी जी। बाद में सरकार ने KDP ने मिलकर भी इसको मनाया और एक अच्छा उत्सव है, धार्मिक उत्सव है, परंतु इन्होंने तो उसको कमर्शलाइज कर दिया, मेला कर दिया। मेरा ये मानना है कि धार्मिक आयोजन समय समय पर कुछ होते रहना चाहिए। और जो आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान, आज तो ये हालात है कि 63 नगर परिषद स्वच्छता की जो रैंकिंग होती है ना जी, उसमें हरियाणा में सबसे नीचे है। KDB बनाया गया था गुलजारीलाल नंदा ने 1968 में। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ KDB बना, आपको लगता है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने अपना काम किया है, वो ऑब्जेक्टिव जो है हासिल कर पाया है? निश्चित रूप से स्वर्गीय गुलजारीलाल नंदा जी ने कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की गठन करके कुरुक्षेत्र के अधीन जो तीर्थ उठाते हैं जी, जो 48 कोस की हमारी कुरुक्षेत्र की एक भूमि है, पवित्र भूमि है, उसमें भी जितने मंदिर आते हैं उनको सुधार करने का निर्णय लिया था, जो ऐतिहासिक फैसला था। और समय समय पे कोई भी सरकारें रही, उन्होंने उसको महत्व को मानते हुए कुरुक्षेत्र के 48 कोस के तीर्थों का अच्छा विकास हुआ, उससे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का भी होता है जी। सुभाष सुधा एक्स MLA एक्स मिनिस्टर हैं और क्योंकि अभी भी कई बार देखा जाता है वो कार्यक्रमों में भी दिखते हैं। पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपके किस तरीके से संबंध है उनसे, दोस्ती वाले हैं या फिर बहस वाले हैं? नहीं, देखिए, राजनीतिक द्वेष हो सकता है, ठीक है, हम अलग अलग पार्टी से हैं, अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े हैं, आमने सामने चुनाव लड़े हैं जी, तो व्यक्तिगत मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि अब भी प्रोग्रामों में देखे जाते हैं, ये खाली थानेसर हल्के की बात नहीं है जी। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी जो है, जो मौजूदा सरकार है, वो प्रोटोकॉल को भूल गई है। अच्छा, क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं मानते। प्रोटोकॉल में 90 के 90 MLA का बराबर का अधिकार है, क्या वो सत्ता पक्ष है विपक्ष है। ये ठीक है कि जिनके सरकार सत्ता पक्ष की संख्या ज्यादा होती है उनकी सरकार बन जाती है, परंतु ये लोग समय समय पर अनदेखी करते हैं, प्रॉक्सी MLA लगाने का भी काम करते हैं। तो हस्तक्षेप रहता है सुभाष सुधा का? खाली सुभाष सुधा का नहीं, हर जगह 90 के 90 हल्कों में जहाँ जहाँ 42 MLA विपक्ष के हैं, वहाँ उन्होंने अपने MLA लगाकर एक संविधान की उल्लंघना की है, जो कि बहुत ही गलत फैसला है। जैसे कल कार्यक्रम हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और भी कार्यक्रम होते हैं, तो विपक्ष के विधायकों को बुलाया जाता है, आपको बुलाया जाता है? जो गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाने का निर्णय सरकार ने किया था जी, और सरकार ने उसमें ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी लोगों ने कहा कि तो बहुत बढ़िया काम है, आप कीजिए, सभी को मिलकर करना चाहिए। परंतु जब इसको प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए, तो मुझे नहीं लगता किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता को या विधायक को बुलाया गया। मैं तो सिटिंग MLA था, सरकारी प्रोग्राम होने के बावजूद भी सिटिंग MLA को ना मनाना, ये संविधान को मानते नहीं से। तो इसमें क्या सिर्फ नैतिकता है या फिर जैसे प्रोटोकॉल आप कह रहे हैं, तो आपकी इसको लेकर कहीं पे आप अपनी बात रख सकते हैं? नहीं, बात तो प्लेटफॉर्म में है हमारे पास विधानसभा का, ठीक है, वहाँ रखते भी हैं, आगे भी रखेंगे। परंतु बात तो ये होता है कि प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश में जो पार्टी सत्ता में है, उन चीजों को उनको देखना चाहिए जो कि अनदेखी की जा रही है। डेमोक्रेसी जो है वो हमारे संविधान के अनुसार चलती है जी, ना कि पार्टी के हिसाब से चलती है। इन्होंने तो सारे सिस्टम पार्टी के हिसाब से कर दिया।
जी। परंतु देश को चलाना है, प्रदेश की सरकार को चलाना है, तो देश के संविधान से चलेगा, उसमें सबका प्रोटोकॉल बराबर है। सर, मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, पहले कुरुक्षेत्र के सांसद रहे। किस तरीके से आप कार्यकाल को देखते हैं, और कुरुक्षेत्र क्योंकि अब सीएम सिटी हो गया है, तो क्या फायदा मिला है? देखिए, कुरुक्षेत्र के लोगों को बहुत उम्मीद है कि नायब सिंह सैनी लाडवा से एमएलए है, कुरुक्षेत्र से जी। और जहाँ का मुख्यमंत्री होता है वहां से लोगों को उम्मीद होती है, और लगभग इनको 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। मुख्यमंत्री जी को तो मुख्यमंत्री जी की फीलिंग आती है, मुख्यमंत्री कह भी थे कि मैं मुख्यमंत्री की फीलिंग ले रहा हूँ, परंतु अभी तक जहाँ तक कुरुक्षेत्र जिले की बात है, कुरुक्षेत्र शहर की बात है, वो फीलिंग का इंतजार है कि कुरुक्षेत्र के लोगों को पता लगेगा इस सीएम सिटी। पीछे कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, नगर परिषद में झगड़ा हुआ था, तो नगर परिषद के उस झगड़े की फिर जांच समिति जो बनाई गई थी वो विधानसभा में बनाई गई थी, उसका कुछ निकला आपका? कोई झगड़ा नहीं था नगर परिषद में। नगर परिषद की मीटिंग में से पहले एक लेटर निकाला था नगर परिषद के ईओ द्वारा जी कि केवल जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही वहां पर बैठेंगे। हाँ जी। परंतु जब वहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों के रिश्तेदार बैठे थे जी, किसी का पति बैठा था, किसी का भाई बैठा था, बेटा बैठा था, तो मैंने उनको कहा कि आपके लेटर में और यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था जो आपने कही थी नहीं है जी। और वैसे भी देश के संविधान में महिलाओं को जो अधिकार दिया हुआ है वो प्रतिनिधि के तौर पर नहीं दिया, महिलाओं के तौर पर दिया गया जी। महिला मजबूत हो, आज सरकार का दावा है जी। स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायती संस्थाओं में, नगर परिषदों में आरक्षण दिया था ताकि महिलाएं आगे बढ़े जी। क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाएं जी। वो मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा जी। और इस सरकार ने भी एमएलए और एमपी को विधानसभा में आरक्षण मिले महिलाओं का, वो पार्लियामेंट में बिल पास किया, लागू अभी तक बेसिक नहीं हुआ है जी। परंतु अगर आप एक तरफ तो महिलाओं के मजबूती की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के प्रतिनिधि बैठ जाते हैं उनको अपमानित करने का काम किया, तो मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जिसपे वहां पर झगड़ा हुआ। तो जांच समिति ने क्या किया अब तक? मैंने तो पहले पुलिस को भी दी थी, पुलिस कमेटी को भी दी है। अब पुलिस कमेटी ने बयान नोट कर लिए थे मेरे, निर्णय तो उन्होंने करना। जी। आप मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि वो मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, उस बयान से भी आप नाराज हुए थे? मुख्यमंत्री जब किसी को क्लीन चिट दे दे तो मैंने ये कहा था कि आपने क्लीन चिट दे दी, फिर कौन जांच करेगा जी, कौन कार्रवाई करेगा? मैंने तो बल्कि यहाँ तक भी कहा था कि एक राजा हरिश्चंद्र थे जिनको न्याय के लिए आज भी जाना जाता है, उन्होंने अपने बेटे का शव भी जलाने नहीं दिया था क्योंकि जो उनकी ड्यूटी थी वो अपना न्याय करते थे। और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र था जिसको आज बुरा माना जाता है, आप हरिश्चंद्र को और बड़ा दिल दिखा के जो जांच है उसको होने दो। जी। प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं, लंबे समय तक आप इनेलो में रहे, मंत्री रहे, विधानसभा स्पीकर भी आप रहे हैं। अब जो इनेलो की स्थिति है चौटाला साहब के जाने के बाद, आप इनेलो को किस तरीके से देखते हैं? हर पार्टी अपनी मजबूती के लिए काम करता है, हर नेता जी। इनेलो में हम जब थे तो भी हम प्रकाश चौटाला के साथ मिले, जो देवलाल के साथ मिले, आबे सिंह, अजय सिंह के साथ में हमने सब मिल के काम किया जी। और एक मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पे भी हमने सत्ता में रहे तो उन्होंने उसमें काम भी किए। परंतु चुनाव से पहले 2019 के आपस में परिवार के बिगड़ जाने से पार्टी का बिखराव हुआ और लोग नाराज हो गए इस बात से। और मुझे लगता है कि आज के दिन जो विकल्प इस सरकार का है वो केवल कांग्रेस है और लोग कांग्रेस के साथ ही हैं। अब लोग जो बिखराव हो चुका था लोकदल में अब उसके साथ नहीं। चौटाला साहब के जाने के बाद अब अभय चौटाला कमान संभाल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको लगता है जैसे चौटाला साहब इनेलो को चला रहे थे, चल रही थी, और वो अब अभय चौटाला उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? तो मैं किसी के व्यक्तिगत कोई ये नहीं कहता जी, परंतु मैं कहता हूँ कि लोग जो है ना बीजेपी को बदलना चाहते हैं और लोगों को ये पता भी है कि किस प्रकार पिछले चुनाव में बीजेपी से साथ मिल के उन्होंने चुनाव लड़ा जी, अंदर खाते। तो लोग इस बात से उनसे भी खपा है, ठीक है, दुष्यंत से भी लोग इसीलिए खिलाफ आते कि लोग बीजेपी को बदलना चाहते थे, उन्होंने बीजेपी सरकार बना दी। तो मेरा ये मानना है कि लोग अब चाहते हैं
लोग 2019 में बदलना चाहते थे, 24 में बदलना चाहते थे, आज भी लोग इनको बदलना चाहते हैं और विकल्प केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। दुष्यंत चौटाला की आपने बात की। दुष्यंत चौटाला ने जब एक बार पंजाब केसरी में इंटरव्यू के लिए आए तो उन्होंने कहा कि अभय चौटाला 26% वोट परसेंटेज वाली पार्टी को 2.6% पे ले आई है। अभय चौटाला की मैं जो उनके अंदर मैं है, ये बात दुष्यंत चौटाला ने कहा था। आप क्या मानते हैं कि इस चीज का कुछ असर हुआ? इस बात को कहने से पहले अगर दुष्यंत अपने गिरहपान में झांक के देख लेता तो मेरे ख्याल वो भी उतने दोषी है जितना उसको मानता है। जी, दुष्यंत चौटाला ने पार्टी अलग बनाई, 10 सीटें आ गई एक साल में ही, और अब की बार जो 2024 के चुनाव आए इसमें दुष्यंत चौटाला की पार्टी का जेजेपी का खाता भी नहीं खुला है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले बताया कि 2019 के अंदर जब बिखराव हुआ तो काफी भारी संख्या में कार्यकर्ता थे, कोई युवा नेता था, वो जेजेपी के साथ चले गए। और जिन लोगों को कांग्रेस या बीजेपी से टिकट नहीं मिली थी वो टिकट जेजेपी से लेकर एमएलए बन गए। और जब बिखराव शुरू हुआ, आप देख लो, जो जहां से आए थे वहीं चले गए। तो आपको लगता है कि विश्वास जो दुष्यंत चौटाला पर था, जेजेपी पर लोगों का बना था, वो अब खत्म हो गया? निश्चित रूप से इस चुनाव में आपने देखा ना जी, स्वयं दुष्यंत चौटाला जी जो 50,000 वोट से ज्यादा वोटों से उचाना से जीतते थे, आप डिप्टी सीएम रहते हुए उचाना में उन्होंने काम भी किए होंगे, और उसके बाद 8,000 वोट पे उनको रख देना, 10,000 वोट पे आना जी, तो लोगों का विश्वास उन्होंने तोड़ने का काम किया। और परिवार के साथ आप इतने लंबे वक्त तक रहे हैं, चौटाला परिवार के साथ। जब चौटाला परिवार की पार्टी इनेलो पार्टी की बात करें, उस पर जब मुसीबत आई तो आपने मुसीबत में परिवार का साथ छोड़ दिया, पार्टी का साथ छोड़ दिया? बिल्कुल कभी मुसीबत में पार्टी का साथ नहीं छोड़ा जी। मैंने मुसीबत में पार्टी को और ऊपर उठाया, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, अभय सिंह और दूसरे दुष्यंत थे, दिग्विजय थे और नेता थे, हम सब ने मिलकर तो 2013 को जब लोग कहते थे चौटाला साहब और अजय सिंह की जेल के बाद कि अब इनेलो खत्म हो जाएगी जी, हमने सब ने मेहनत करी और 2014 में हरियाणा प्रदेश में पहली बार चाहे चौधरी देवीलाल के समय चुनाव लड़े जी, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में चुनाव लड़े। जब भी अकेले लोकसभा का चुनाव पार्टी ने लड़ा, कभी कोई सीट नहीं जीती जी। और हमने मेहनत करके 2 MP पहली बार सिरसा से और हिसार से बनवाने का काम किया और पूरी मेहनत करी। और 2018 में बीएसपी के साथ समझौता हुआ और गुहाना रैली जब थी उसमें सभी लोग एक मान के चलते थे कि इनेलो बीएसपी की सरकार बनने जा रही है, परंतु परिवार के बिखराव से हुआ है। मैंने कभी संकट में पार्टी को नहीं छोड़ा। तो छोड़ा क्यों? छोड़ा पार्टी की बिखराव की वजह से, कार्यकर्ता निराश हो गए, इस वजह से छोड़ना पड़ा। पुराने साथी जो इनेलो के रहे आपके, संपत सिंह है, रामपाल माजरा है, वो आ रहे हैं। अब लोगों के दिमाग में चर्चाएं चलती हैं कि क्या अशोक अरोड़ा भी फिर से इनेलो में जा सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप लगातार इनेलो की बात कर रहे हैं, मेरे मित्र हैं सब, रामपाल माजरा जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रोफेसर संपत सिंह जी सीनियर लीडर हरियाणा के हैं, वो गए उनकी पार्टी में हैं, अपनी गए हैं, उनको शायद कोई मजबूरी होगी वहाँ जाना, ठीक है, प्रोफेसर संपत सिंह की भी हो सकती है, रामपाल की भी हो सकती है, परंतु अशोक अरोड़ा ने जब इनेलो छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी तो जब से हम कांग्रेस के अंदर हैं, कांग्रेस की तरफ से पूरा सम्मान नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से मिल रहा है। और एक मुख्य विपक्षी पार्टी के विधायक होने के नाते मैं जो जिम्मेवारी है कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे अच्छे ढंग से निभा रहा हूँ। जिस पार्टी को, कांग्रेस को आपने सारी उम्र कोसा, जिसके खिलाफ आप रहे, उसके साथ अब आप चले गए, तो ये विचारधारा आपको पसंद आ गई या हुड्डा साहब पसंद आ गए, या कांग्रेस में जाना किस तरीके से हुआ? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ हम आए, इसलिए आए कि भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार युवाओं का शोषण कर रही है, रोजगार युवाओं को मिल नहीं रहा है। किसान अगर मंडी में धान बेचने के लिए जाता है तो नमी के नाम पे कट मिलता है, अगर यूरिया की जरूरत होती है तो बाजार से यूरिया गायब हो जाता है, और अगर आपको डीएपी की जरूरत है बाजार से डीएपी गायब हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि लगातार फिरौतियां मांगी जा रही हैं। विधानसभा के अंदर हमने ये सवाल उठाया था
जी। तो मुख्यमंत्री जी आंकड़े देके कहते थे कि बहुत बेहतर है। आज उन्हीं का डीजीपी अपने थाने के एसएचओ को, एसपी को आदेश देता है कि गैंगस्टरों को पकड़ो। यानी कि गैंगस्टर हरियाणा प्रदेश में लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था, क्योंकि इनेलो में भी खराब हो चुका था और केवल कांग्रेस पार्टी थी जो लोगों को इस सरकार से छुटकारा दिला सकती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का। एक आपके नेता प्रतिपक्ष बनने की भी चर्चाएं चली थी, जब अभी 1 साल तक भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे। क्या दिक्कत क्या रह गई? कोई दिक्कत नहीं, हमने तो सभी विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पास किया था कि हाईकमान जिसको नेता बनाएगा सभी मानेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकमान ने नेता प्रतिपक्ष बनाया, हम स्वागत करते हैं हाईकमान का फैसले का। एक सीनियर लीडर है, सुलझे लीडर है, उनकी अगुवाई में हरियाणा प्रदेश के एमएलए, हरियाणा प्रदेश की पार्टी पूरी तरह आगे बढ़ेगी। ये चर्चाएं चली कि जब नेता प्रतिपक्ष हुड्डा को ही बनाना था तो 1 साल इंतजार क्यों किया, पहले ही बना देते। ये पार्टियां का काम होता है, किसको बनाना कब बनाना, इसमें कोई मत नहीं। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके के नेता हैं? क्योंकि आप भी कांग्रेस में हैं और राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा भी लगातार उठा रहे हैं, और भी ओवरऑल राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? जिस प्रकार से भय का माहौल ईडी के डर से और सीबीआई के डर से और एजेंसियों का इस्तेमाल करके सारे देश के नेताओं को बीजेपी डराना चाहती है जी। ऐसे समय में एक ही लीडर है राहुल गांधी, जो मोदी की जातियों के खिलाफ, इस सरकार की जातियों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब वोट चोरी का जो मसला उन्होंने उठाया, ये देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए है और देश के सभी लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिए। कांग्रेस जो मुद्दे उठाती है जिस तरीके से हरियाणा में या देश में, आपको ये तरीका पसंद है? ये मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर दो ही पहलू होते हैं राजनीति के, सत्ता पक्ष और विपक्ष। जब सत्ता पक्ष लोगों की उम्मीदों पे खरा ना होते, सत्ता पक्ष जब लोगों की मूलभूत जरूरतें भी पूरी ना कर पाए। अब आप देखते होंगे किस प्रकार से कल एक होनहार खिलाड़ी को सरकार की व्यवस्था की कमी से अपनी हाथ से जान से हाथ धोना पड़ा जी। तो ऐसे में जब सरकार से लोग खफा होते हैं तो लोगों की उम्मीद होती है विपक्ष पे, क्योंकि विपक्ष की भी उतनी जिम्मेवारी है जी। परंतु आज सरकार जो है वो विपक्ष की सुनती नहीं। अगर सुनी होती तो विधानसभा के अंदर हमने जहाँ स्कूलों के कमरों की दुर्दशा का सवाल उठाया था, शौचालयों की दुर्दशा का उठाया था, जो अपने स्पोर्ट्स स्टेडियम है स्कूलों में, उनकी दुर्दशा का सवाल भी हमने उठाया था। अगर समय रहते उन बातों को माना जाता तो होनहार खिलाड़ी को अपनी जान न देंगे जी। कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है, पहले अशोक तंवर थे, कुमारी शैलजा बनी, तो हुड्डा साहब से उनकी अनबन हो जाती है। साथ में सामंजस्य बैठकर काम नहीं होता है, संगठन आगे नहीं बढ़ता है, संगठन तो बना ही नहीं है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, कैसे कांग्रेस इससे पार पा रही है? हम नए प्रधान बने राव नरेंद्र सिंह जी, जो एक सुलझे नेता हैं जी, तो आप उनको शुभकामनाएं दें, हम भी देंगे कि दोनों नेता प्रतिपक्ष और पार्टी प्रेसिडेंट और बाकी सभी नेता मिलके हरियाणा की जो लोगों की इच्छा है जी, उसके अनुरूप काम करते हुए इस सरकार से छुटकारा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सुबह मॉर्निंग वॉक पे हमारी बातचीत हो गई और सबका जवाब बड़े अच्छे से दिया। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपका अच्छा प्रोग्राम है जी। सुबह शहर की होती है, लोगों से, आपके दर्शकों से राम राम हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक अरोड़ा थानेसर से कांग्रेस के विधायक अब मेरे साथ थे और कई मुद्दों पर, प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर, उनके करियर पर बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।